आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है प्रेरणा आजीविका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और बताइए कैसा रहा त्यौहार, होली का त्यौहार। सबसे पहले तो आप सभी को होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका त्यौहार अच्छा गया होगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है, हम जो बात करने वाले हैं आज बात करेंगे बीसी सखी के बारे में। तो बीसी सखी क्या होती है, परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, कार्य क्या होते हैं, योग्यता क्या है, उसकी वित्तीय सहायता, कमीशन एवं उसकी प्रक्रिया, यानी कमीशन कितना मिलता है उसको, मानदेय मतलब उसकी कमाई कितनी हो पाती है। आसान शब्दों में बोले तो कितनी कमाई उसकी हो सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या क्या वित्तीय सहायता सरकार की ओर से उनको मिलती है, वो सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बीसी सखी के बारे में, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं इसमें, ये सब आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में हम ये सब कवर करेंगे। जैसे क्या क्या है आवश्यकता, परिभाषा, कार्य, भूमिका, जिम्मेदारियां, वित्तीय सहायता, कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रक्रिया क्या होती है, पूरी कमीशन कैसे मिलता है, या जो बीसी सखी है उनको वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से कितना पैसे की मदद कितनी मिल रही है, क्या उनकी भूमिकाएं रहेंगी, क्या जिम्मेदारी रहेंगी, आज सभी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से है इसमें जानकारी दी गई है वीडियो में। तो वीडियो आप पूरा देखें और समझें क्या फायदे हैं, क्या आपका डिसीजन है, या अगली बार जब भी कभी बीसी सखी की वैकेंसी निकलती है तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या अगर इस बार अप्लाई किया है तो आपको क्या क्या फायदा होने वाले हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो अब बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आवश्यकता क्या होती है बीसी सखी की, ठीक है। बीसी सखी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक तो हम देखते हैं ग्रामीण अंचलों में क्या है कि बैंक जो है कुछ दूरी पे होती है, कुछ डिस्टेंस पे होती है, जिसके लेन देन के लिए स्पेशल आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अक्सर करके क्या होता है कि लोग बाग स्पेशल सोचते हैं कि भाई उस दिन जाऊंगा, उस दिन बैंक का काम है, पैसे जमा करने जाना है, पैसे निकालने जाना है, तो मतलब एक दो दिन पहले ही वो अपना प्लानिंग शुरू कर देता है, ठीक है ना, बैंक जाने के लिए। वो क्यों, क्योंकि उसमें एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है इस चक्कर में। और अगर यही बीसी सखी आपके गांव में लेवल पे होगी या ग्राम पंचायत लेवल पे होगी तो आपको आने जाने में आसानी होगी, यानी दूरी की अधिकता की वजह से हमें जरूरत पड़ती है किसकी, बीसी सखी की, ठीक है। दूसरा, एक तो दूरी, ऊपर से क्या है, खराब परिवहन होता है, कहीं कहीं पे साधन नहीं मिल पाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं, जिसके कारण क्या है जो है बीसी सखी की जरूरत होती है। फिर उसके बाद में क्या है कि बैंक में जाते हैं हम, अपने जो मेन काम है वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता क्या है कि हमें बैंकिंग सेवाओं के बारे में, खास करके हम बात करें समूह की महिलाएं या ग्रामीण अंचल में, समूह की महिलाएं नहीं, जो ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ी बहुत तो बैंकिंग नॉलेज होती है, आज के टाइम पे सभी को होती है, लेकिन जो थोड़ी और भी जानकारी होनी चाहिए उसमें जागरूकता की कमी रहती है। तो इन सब को दूर करने के लिए बीसी सखी की, क्योंकि वो रहती हैं तो वो एक प्रशिक्षण के रूप में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था, वो जब समय समय पर बैंकिंग सेवाओं की जानकारी और ट्रेनिंग गांव में लेवल पर ही देती रहती है, ठीक है। और ये तो बैंकिंग सेवाओं की, क्या क्या सेवाएं बैंक से मिल रही हैं उनकी जागरूकता की कमी। और फिर क्या, बैंकिंग प्रक्रिया, मान के चलो कोई एक सेवा करवानी है, जैसे खाता खुलवाना है या लोन लेना है, तो उस लोन के अंदर में जितनी प्रक्रियाएं होनी है, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या प्रोसेस होंगे, पहले कौन सा काम होगा, कौन कौन से स्टेप होंगे, उन सब की जागरूकता की कमी, उन सब की जानकारी की कमी होती है, वो नहीं आपको पता चल पाती। तो ये सब जानकारी आपको किन से मिल जाएगी, बीसी सखी से। तो इन सब चीजों के बारे की वजह से ही सरकार ने ये कदम उठाया कि ग्राम पंचायत लेवल पर बीसी सखी की नियुक्ति की जाए, ठीक है। अब क्या है, अब भीड़ भाड़, अब वैसे देखते हैं क्या है, अब एक तो दूर बैंक होते हैं, वहां पे भी फिर इतनी भीड़ भाड़ होती है और ऊपर से स्टाफ की कमी होती है, तो क्या होता है कि आपका बहुत समय खराब होता है उसमें, और कभी कभी किसी दिन काम भी नहीं हो पाता जिस काम के लिए आप बैंक में जाते हैं, तो बड़ी इतनी दूर से फिर आने के बाद में वापस लौटते हैं। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बीसी सखी अपना काम करती है। फिर क्या है, ग्रामीण ग्राहकों के प्रति बैंकों का मैत्रीपूर्ण रवैया,
इससे क्या है कि अब जब बीसी सखी की नियुक्ति होगी या जब ग्राम पंचायत लेवल में होगी, तो यानी बीसी सखी कौन है, आपके बीच में से ही है, तो उसका ऑटोमेटिकली जो मैत्रीपूर्ण रवैया है ना, जो आपस में जब गांव की ही बीसी सखी है, तो एक अच्छा रिलेशन होगा, बातचीत लहजे का, वो उन्हीं की भाषा में उनको समझा रही होगी, तो एक मैत्रीपूर्ण रवैया हो जाएगा, मतलब उनकी बैंक का, किसके थ्रू, बीसी सखी के थ्रू। तो ये सारी चीजों की वजह से ही हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है, वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के रूप में बीसी सखी। मतलब एक बैंकिंग मॉडल है, वैकल्पिक मतलब एक बैंक तो नहीं है, लेकिन बैंक जैसी कोई एक अलग से व्यवस्था की गई है, ठीक है, बैंक जैसी अलग व्यवस्था के लिए बीसी सखी। मतलब तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे एक बैंक काम करती है, उसी जैसी ही बीसी सखी भी अपना एक काम कर रही होंगी ग्राम पंचायत लेवल पर या ग्राम पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके फायदे क्या हो जाएंगे या किस लिए है वो देखते हैं। ये क्या है, यह एक बैंकिंग चैनल के रूप में ग्रामीण तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंच को मजबूत करना है। मतलब एक छोटी सी जो वैकल्पिक बैंक मिल रही है हर ग्राम पंचायत के लिए, जो सब्सटीट्यूट है बैंक का या बैंक का जो चैनल है, वो क्या है, ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए हर ग्राम पंचायत पे मिलेगी। तो इस व्यवस्था से ये फायदा हो रहा है। और वित्तीय समावेशन के दायरे में अधिक से अधिक घरों को लाने का काम करेगा। अब तक क्या है कि बैंक में आने जाने की इन सारी दिक्कतों की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में जाना पसंद नहीं करते, तो यानी वो वित्तीय समावेशन के, फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो दायरे से बाहर हैं, यानी कि उनको बहुत सारी जो बैंकिंग सुविधा मिल सकती हैं, समय समय पर पैसे की जरूरत होती है तो लोन के रूप में भी ले सकते हैं, तो उन सब सारी चीजों से, अधिकार से वो वंचित हैं। तो उन सबको, जो छोटे क्या कहते हैं गांव हैं, वहां पे भी अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए ये बीसी सखी काम करेंगी और उनको वित्तीय समावेशन के दायरे में लेके आएंगे, अगर किसी को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है तो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो ग्राहक सेवा के, यानी जो आपका कस्टमर सर्विस पॉइंट है, यानी जो आपका मॉडल है या जो चैनल है या जो शॉप है, जो आपका क्या कहते हैं, जहाँ पे आपने ये बैंक चैनल अपना या शुरू कर रहे हैं या ये बिजनेस कर रहे हैं बैंकिंग मॉडल वाला, बीसी सखी वाला, तो इसके तरह क्या है, बीसी मॉडल के तहत स्थापित किए गए जो बेसिक बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराकर बिना बैंक वाले क्षेत्र और बैंक वाले क्षेत्रों को पूरा करते हैं। यानी कि ये जो मॉडल बनाए गए हैं, कौन से, ग्राहक सेवा जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट या बीसी सखी जहाँ पे बैठती है, जहाँ पे अपना ये बिजनेस बैंक का काम कर रही है, वो कहाँ कहाँ पे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में बनाएंगे। कौन से, जहाँ पे बैंक हो और भले ही वहां पे बैंक ना हो, तो दोनों तरीके के क्षेत्रों को ये कवर कर रहे होंगे, ठीक। अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होगा, सीएसपी बैंकों की तुलना में आसानी से सुलभ है और ग्रामीण समुदाय की बुनियादी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएसपी जो स्थापित होंगे, वो क्या करेंगे, आसानी से सुलभ होंगे, उन्हीं की भाषा में होंगे, और बैंकिंग जो उनकी बुनियादी बैंकिंग आवश्यकता है, उनको तो वो वहीं पे सॉल्व कर देंगे, मतलब पूरा करेंगे उनको, ठीक है। उसके बाद में अगर जैसे जरूरत पड़ती है तो वो अपनी ब्रांच की तरफ रुख कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, इतनी तो अब सतत आपको समझ में आ गया कि आवश्यकता कैसे है और किस तरीके से वो काम करेंगे, तो आपको इनका एक परिभाषा के बारे में अंदाजा लग गया होगा कि बीसी सखी क्या होती है। वैसे भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपने देखा ही होगा, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो वही चीज है, क्या है, बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अंतर को पूरा करने के लिए, यानी जो बैंक से शाखाएं जो हैं, जो बैंक हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं, तो कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों तक पूरी सेवाएं पहुंच नहीं पाती। तो उस अंतर को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत या शाखा स्तर पर एक व्यवसायिक संवाददाता, यानी व्यवसायिक संवाददाता किसको बोलते हैं, बीसी सखी को या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को और या बिजनेस करस्पॉन्डेंट को नियुक्त किया जाता है। तो ये व्यवसायिक संवाददाता उसी को बोलते हैं, या इसको बीसी सखी कह लीजिए, या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कह लीजिए, या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यानी बी और सी, ठीक है, सखी, या इसको बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बोल देते हैं, बिजनेस बीसी करस्पॉन्डेंट, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यवसायिक संवाददाता, ठीक है। ये तो रही एक छोटी सी डेफिनेशन।
यानी बैंक की डेफिनेशन क्या होगी, बैंक की सेवाओं का जो अंतर है उसको ग्राम स्तर पर पूरा करने के लिए बीसी सखी की या व्यवसायिक संवाददाता की नियुक्ति की जाती है, वही बीसी सखी है। ठीक है, जो काम करते हैं वही बीसी सखी है। ठीक, अब बात करते हैं व्यवसायिक संवाददाता या बीसी की सेवाएं क्या होंगी, इनकी सेवाएं क्या होंगी, ये क्या क्या काम करेंगे, उन सब के बारे में। ठीक, क्या है, बैंक खाता खोलना है, कॉमन चीज हो गई बैंक खाता खोलना, नगद जमा है, निकासी है। इसमें अब देखिए बैंक खाता खोलने में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्यक्तिगत। तो ये किस लेवल का खाता खोल पाएंगे, व्यक्तिगत का, इंडिविजुअल का खाता जो है ये खोल सकते हैं कौन, बीसी लोग। और इसके अलावा जो खाते रहेंगे वो कहाँ पे खोले जाएंगे, ब्रांच में ही खोले जाएंगे। ठीक है, उसमें भी ये लोग मदद करेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या है, नगद जमा कर सकते हैं, निकासी, निकासी भी व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनके लिए करेंगे। ठीक है, या जिनकी परमिशन होगी, बैंक जिस अकाउंट के लिए इनको परमिशन देंगे उसकी ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट निकासी भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक के वो किस तरीके की उनको परमिशन देते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या है, एफडी एंड आरडी भी कर सकते हैं, यानी सावधि जमा और आवर्ती जमा। एफडी एंड आरडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरेंट डिपॉजिट। तो इसमें क्या है, फिक्स डिपॉजिट में तो एक निश्चित समय के लिए आपकी क्या है, फिक्स कर दिया जाता है अमाउंट, और उसके बाद में आप निकाल सकते हैं। और आरडी में क्या है, एक हर महीने पे रेगुलर अंतराल पे आपको कुछ ना कुछ पैसा उसमें जमा करना होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रेषण एवं बैंकिंग संबंधित जन जागरूक कार्यक्रम भी इनको करने होंगे, एसएचजी का लेन देन करना होगा। उसके अलावा आईएमपीएस, एईपीएस, शेष राशि पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पैसा भेजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, उपयोगिता भुगतान, वॉलेट रिचार्ज, आज जैसे जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब इनको करनी होंगी। ठीक है ना, चलिए अब आगे समझते हैं, और भी जो काम होंगे बैंक के निर्देशानुसार इनको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये तो रहे इनके सेवाएं क्या क्या देंगी बीसी सखी। उसके बाद में अब बात करते हैं इनकी पात्रता मानदंड क्या है, कि आगे कभी भी जब जगह निकलती हैं या इनके लिए क्या पात्रता मानदंड रखा गया है वो सब जानते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात यूपीएसआरएलएम, यानी कि एनआरएलएम तो नेशनल लेवल का अपना हो गया, रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम, और यूपीएस क्या हो गया, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का वो सदस्य होना चाहिए अगर वो यूपी में बीसी सखी के लिए अप्लाई करना चाहता है या आगे बनना चाहता है तो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उद्यमिता में रुचि, मतलब ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, उद्यमिता में रुचि और कौशल होना चाहिए, मतलब उसकी खुद का इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, बिजनेस करने में। मतलब बीसी सखी क्या है, ये एक बिजनेस टाइप से बिजनेस आउटलेट है उसका, वो वहां पे जितना काम करेंगे उतना कमा सकते हैं, यानी कि वो एक बिजनेस सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए, या बिजनेस करने की जिसमें रुचि हो, कि जो बिजनेस करना चाहता है, यानी जो मेहनत करे और जो है अपना जितनी मेहनत है उस हिसाब से उसका इनकम होगी। ठीक है, तो यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ माइंड से जो सोचते हैं या जो काम करना चाहते हैं या रुचि है, जिनका बिजनेस में काम करने में इंटरेस्ट है, वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में क्या है, कम से कम 52 साप्ताहिक बैठकों में भाग लेना चाहिए, सामुदायिक संस्थानों की अवधारणाओं लाभों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सामुदायिक संस्थान कौन से हो गए, अपने समूह, वीओ, सीएलएफ, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, या इसके अलावा भी कोई भी सामुदायिक संस्थान हो तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राम पंचायत लेवल पर काम कर रहे होंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कौन कैसी संस्था है, वो किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, तो आपको उनका लेन देन में कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। ठीक, अगर उम्र की बात करें तो उनकी उम्र कितनी होगी, 18 से 40 वर्ष के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और फिर उसमें क्या होगा, कम से कम अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो वो 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। अब और भी इसके पात्रता मानदंड रह जाते हैं, वो भी देख लेते हैं आगे। अब और आगे देखिए कि उसको जो बीसी सखी हैं उनको अंगणित और लेखन कौशल में दक्ष होना चाहिए, मतलब
कि उनको अंगणित का हिसाब आना चाहिए, जैसे रुपयों का हिसाब किताब लगाना, ब्याज कितनी होगी, किस ब्याज पे कितने पैसे बनेंगे, कितना पैसा जमा करना, तो पूरा पैसे का हिसाब किताब, यानी गणित में उनको दक्ष होना चाहिए। प्लस उसमें लेखन कौशल भी होना चाहिए। लेखन कौशल मतलब किस लिए चाहिए? कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई फॉर्म भरना हो, कोई प्रार्थना पत्र लिखना हो, तो ये सारी चीजों में उसको दक्ष होना चाहिए। 10वीं तो पास चाहिए। उसके अलावा जो है समुदाय के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे वो काम करेंगे, जिस ग्राम पंचायत में काम करेंगे, सभी के साथ में जैसे जो सौहार्दपूर्ण संबंध होने उनके चाहिए। ऐसा ना हो कि गांव में उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो फिर उनके पास में कौन जाएगा, तो उनका बिजनेस इफेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं। कमाई, जिससे क्या होगा फिर लास्ट में अंतिम रूप में देखें तो उनका कहीं ना कहीं फिर उनकी कमाई घटेगी, जो कमीशन उनको मिल रहा है ट्रांजेक्शन पर। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या चाहिए। पात्रता में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि वित्तीय सेवाओं को देने के लिए ब्लॉक, जिला या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, यानी कि बीसी सखी की उनकी ट्रेनिंग कहीं पे भी, या तो ब्लॉक में या जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी या हो सकती है, तो उसमें भाग लेने के लिए सेवा क्षेत्र के अंदर यात्रा करने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कि जब भी उनको प्रशिक्षण होना है, ठीक है, तो अब इसमें दो चीज देखनी है कि जैसे वित्तीय सेवाओं के लिए अपने वो ब्लॉक में ही कर रहे होंगे, अपनी ग्राम पंचायत में और पास की ग्राम पंचायत में जा सकते हैं, यानी अपनी जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनकी, जैसे खाता खोलना, तो जो भी अपना वहाँ पे है एरिया में, वहाँ पे वो काम करेंगे। और ट्रेनिंग के लिए उन्हें जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भी भाग लेने के लिए, यात्रा करने के लिए उनको तैयार होना चाहिए, ठीक है। और पूर्व में वित्तीय धोखाधड़ी के कोई मामले नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये 10वें पॉइंट में हम देख सकते हैं। तो वित्तीय धोखाधड़ी के कोई मामले नहीं चाहिए। ये क्या होता है कि जब भी आप बीसी सखी रहेंगे तो एक पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवा के देना होता है। उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है, जिसमें कि आप बैंक थाने में अपने संबंधित थाना आपका जो लगता है वहां पर देंगे। वो उस पर जांच करने के बाद में आपको सर्टिफाई या वेरीफाई करके देंगे कि आपके पास का कोई वित्तीय, पुराने टाइम का कोई वित्तीय धोखाधड़ी का कोई मामला है या नहीं है, जो भी है XYZ, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपका पीछे लगता है। बट ये चलो अब आगे बात करते हैं। ये क्या है, उम्मीदवार के पास सक्षम अधिकारियों से विधिवत हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको आगे जरूरत पड़ सकती है एक चरित्र प्रमाण पत्र की, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। तो जो भी बीसी सखी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो अपना पैन कार्ड अभी से बनवा लें, ठीक। और आधार कार्ड की जरूरत होगी और चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं बीसी जो सखी हैं या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं, उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ी, ठीक है। अब ये क्या है, ये बीसी सखी क्या है, 1 से 2 ग्राम पंचायतों को देख रही होंगे और लगभग 20 से 30 SHG को तो उनको देना ही देना। उससे ज्यादा की सर्विसेज देंगे तो बहुत अच्छा है, आपका कमाई भी उसी हिसाब से होगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए छोटे और अनफोकस गांव में कम से कम 2 घंटे खर्च करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जो वित्तीय समावेशन में, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, नहीं है, तो ऐसे गांव में जाके बैंकिंग सेवाओं का बढ़ावा देंगे तो आपका खुद का फायदा होगा उसमें, ठीक। अब जैसे कुछ समय पर, पीक समय पर कम से कम 8 घंटे के लिए आउटलेट खोलना चाहिए, जो आप जहाँ पे बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकिंग सर्विस में पीक आवर्स में जब पैसों का लेन देन ज्यादा होता है, काम चल ज्यादा हो, तो उस टाइम पे कम से कम आप में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आप अधिक से अधिक समय 8 घंटे तक, मतलब मान के चलिए कि लगभग इतने समय तक आप खोलेंगे तो आपका ही फायदा है, उसमें बिजनेस भी आपको ज्यादा मिलना है, ठीक। उसके बाद में आवेदन लिखना, KYC पंजीकरण करना सक्षम रूप से करना, यानी कि आपका जो और क्या करना होगा, आपको आवेदन लिखने होंगे, किसी जैसे CCL के लिए आवेदन करना है या बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन करना है, तो बहुत सारे आवेदन लिखने होंगे।
जैसे खाता खुलता है या सीसीएल, कोई भी XYZ जो बैंकिंग प्रोडक्ट है उसके लिए करेंगे तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है KYC पंजीकरण। मतलब KYC आपके कस्टमर की करनी होती है, केवाई वो करनी होती है। ठीक, KYC का मतलब हो गया नो योर कस्टमर, मतलब जो कस्टमर के जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड और भी जो भी कागजात लगने हैं वो सब पंजीकरण करवाना। ठीक है, उस सब में आपको सक्षम होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, देखभाल के साथ लेन देन से संबंधित उपकरण संभालना। अब लेन देन से संबंधित बहुत सारे उपकरण जैसे कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और फिंगर स्कैनर वगैरह, ये सब सारी चीजें रहेंगी तो उन सब की आपको देखभाल भी करनी होगी। ठीक है, और हर समय न्यूनतम फ्लोट बैलेंस बनाए रखना। न्यूनतम फ्लोट बैलेंस मतलब एक निश्चित राशि होती है जो कि मतलब अपने आपस में रखनी होती है, जिससे कि जैसे कोई अगर पैसे लेने आता है आपके पास में तो आप उसको नगद निकालने आता है तो उसको दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में कोई बैंकिंग सर्विसेज के लिए पैसा जैसे निकालने आते हैं आपके पास में और आपके पास में बैलेंस उतना होता नहीं। तो एक बैंक निर्धारित करती है, एक परसेंटेज होती है कि आपका अगर इतना जमा होता है तो इतना नगद आपके पास में होना चाहिए। तो उस तरीके से एक परसेंटेज होगा वो आपको बनाए रखना होगा। ठीक है, वो न्यूनतम फ्लोट बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नामित परिचालन क्षेत्र में प्रचार गतिविधियां करना। मतलब जो भी आपका जो एक दो ग्राम पंचायतें हैं उनमें क्या करना होगा, प्रचार गतिविधियां कि आपको बैंकिंग से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो उन गांव में, ग्राम पंचायतों में आपको उनका प्रचार करना होगा और उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको ही मिलने वाला है। उसके बाद आगे देखते हैं, ग्राहक जुटाने के लिए तो आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला ये क्या है, वो आपका एक बिजनेस है और बिजनेस के लिए आपको ही सक्रिय रूप से मतलब भाग लेना होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यूपीएसआरएल कर्मचारी संचेतना अभियानों के आयोजन में सखी की सहायता करना। यानी यूपीएसआरएल कर्मचारी के जो अभियान होते हैं, यानी मिशन के जो भी काम होंगे या मिशन के जो भी कार्य होंगे जो यूपीएसआरएल कर्मचारी आपको बताते हैं ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से या स्टेट लेवल से, तो जितने भी जो कार्य आगे आने वाले हैं तो उनमें आपको सहायता करनी है। ठीक है, मिशन के कार्यों में भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर जैसे यूपीएसआरएलएम के थ्रू बीसी सखी का काम करने का मौका मिलता है और आप पीछे अपने ही बिजनेस में इतने हो जाते हैं कि यूपीएसआरएलएम की जो मिशन के जो कार्य हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। तो ऐसा भी नहीं करना है, उनका पूरी आपको जो आदेश है उनका पालन करके उनकी सहायता करना है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं, संबंधित ग्राहकों की शिकायतों और मुद्दों को निपटाने के जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ाना। तो जो भी आपके पास में कोई ग्राहक शिकायत या मुद्दे होते हैं उनको लेकर आते हैं तो आप जो अपने स्तर से जो कार्रवाई करनी है उसके बाद में क्या है, आप खुद उस चीज को कहाँ बैंक में रिप्रेजेंट करेंगे, बैंक के लिए आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसमें जल्दी ही कर देंगे, उसमें कोई टाइम नहीं है कि अपने पास ही शिकायत रख के बैठे रहें। ठीक, अब उसमें एक ये भी है, न्यूनतम अपेक्षित व्यवसाय करना। मतलब आपको कुछ ना कुछ एक, जैसे बैंक एक डिसाइड कर देगी आपके लिए कि ये महीने का कम से कम इतना व्यवसाय तो आपको भी करना है, तभी तो बैंक को भी फायदा होगा कि जब आप उसके लिए कुछ काम करके देंगे। अब मान के चलो 20 तक ही हो गया, आप घर पे ही बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो तो बेकार ही है, फिर बैंक के लिए भी है और उस जगह पर कुछ काम नहीं है, लोगों का भी भला नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए एक निश्चित वो रहेगा कि इतना बिजनेस तो आपको करना ही करना है। ठीक, उसके बाद में आउटलेट में एक बार में न्यूनतम 4 ग्राहकों के लिए जगह होनी चाहिए। मतलब कहाँ जहाँ पे भी आप अपना आउटलेट खोलते हैं बीसी सखी का, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 4 ग्राहकों के लिए बैठने के लिए वहां पे जगह होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकें। ठीक, और क्या है, आउटलेट और साइन बोर्ड को स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करना है। जो तो लगाएंगे ही आप जब यहाँ पे आउटलेट खोलेंगे, साइन बोर्ड वगैरह को मतलब एक ऐसी जगह लगाना है जो सबको दिखाई दे, ऐसे छुपा के कहीं नहीं लगाना कि वो पता ही ना चले कि आउटलेट कहाँ पर है आपका। उसके बाद में क्या है, ग्राहकों के साथ साथ सखी के लिए डूज और डोंट्स के स्पष्ट रूप से, मतलब जो बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जानकारियां हैं उनमें क्या करना चाहिए, ग्राहक को क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की जो जानकारी है वो भी आपको वहां पर लगानी होगी, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे आपके आउटलेट में। फिर क्या है, निर्दिष्ट उत्पादों और ग्राहक शुल्कों के लिए केवाईसी नीति प्रदर्शित करना। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस सर्विस के लिए चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं।
ठीक। फिर अन्य सेवाएं तो वही है, खाता खोलना, नगद जमा निकासी, वही सारी चीजें जो हम पहले ही बता चुके हैं। ये सब काम तो आपको करने ही करने हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दा ये कि अब है परियोजना से सहायता क्या होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे कि आपको वित्तीय सहायता क्या क्या मिलती है, परियोजना से आपको सहायता क्या क्या मिलेंगी। ये तो सहायता की बताऊंगा। इसके बाद में हम आगे जो वीडियो है उसमें क्या बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि उनका कितनी कमाई हो सकती है, ठीक है, उनका कितना कमीशन बन सकता है। अभी इसमें हम कमीशन की बात नहीं करेंगे परियोजना सहायता में, वो अभी आगे आएगा। इसमें सिर्फ हम इतनी बात करेंगे शासन से हमें क्या सहायता मिल रही है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, अब जो परियोजना से सहायता की अगर हम बात करें तो परियोजना से सहायता दो तरीके से मिलती है। क्या, दो रूप में मिलती है। एक तो स्थापना ऋण और एक होता है मासिक मानदेय, जो पहले ही आपको मिल जाएगा। ठीक, इसको बीसी सखी को। स्थापना ऋण में क्या होगा कि जब आप एक आउटलेट सेट करते हैं तो उसकी स्थापना के लिए आपको कुछ पैसे की धनराशि की जरूरत होती है, तो उसके लिए परियोजना आपको पहले से ही स्थापना ऋण देती है, लोन देती है। ठीक, उसके बाद में क्या है, और दूसरा जो सहायता देती है वो किस रूप में देती है, एक आपको मासिक मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। वो कैसे कैसे क्या मिलता है, क्या होता है, वो अभी हम समझेंगे। ठीक, अब क्या है, स्थापना ऋण की बात करें। स्थापना ऋण, ऋण क्या है, लोन है जो आपको आगे चुकाना भी होगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग में परियोजना आपकी सहायता करेगी। ठीक, अब स्थापना ऋण की बात करें तो क्या है, इसमें क्या मिलेगा, स्थापना ऋण भी दो हिस्सों में मिलता है। दो हिस्सों में कैसे मिलता है, एक तो मिलता है आपको आईटी उपकरण के लिए, यानी कि जो भी आईटी से संबंधित है, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, फिंगर स्कैनर वगैरह, वो सारी चीजें के लिए। ठीक, और दूसरा होता है किसका, निपटान खाते के लिए, यानी सेटलमेंट अकाउंट के लिए, जो हम बात बोल रहे थे न्यूनतम फ्लोट बैलेंस वगैरह के लिए, तो वो इसी का ही एक भाग है। ठीक है, तो अब आप बात कर रहे हैं कि स्थापना ऋण दो तरीके में मिल रहा है, कौन कौन से में, आईटी उपकरण के लिए और निपटान खाता सेटलमेंट अकाउंट के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि मान के चलो पहले दिन भी आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि आप अगर कोई पैसा निकालने आए तो वो दोगे, तो उसके लिए भी निपटान खाता सेटलमेंट अकाउंट के लिए भी बैलेंस होना चाहिए। अगर आईटी उपकरण की बात करें तो हमें किस किस के लिए, इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, वो एक नज़र देख लेते हैं जल्दी से। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मूल सॉफ्टवेयर के साथ प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण डिवाइस, डेटा इंटरनेट कनेक्शन, यूपीएस, पिन पैड डिवाइस, कैश बॉक्स, जाली मुद्रा पहचान करता डिवाइस, आज इस तरीके की जितनी भी उपकरण होंगे उन सब के लिए आपको क्या मिलेगा, स्थापना ऋण प्लस निपटान खाते सेटलमेंट अकाउंट के लिए। ठीक है, चलिए ये तो बात रही स्थापना ऋण की। अब आगे देखते हैं। अब स्थापना ऋण मिलता कितना है, क्या है, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अगर स्थापना ऋण की हमने दो चीज बताई थी, वो किसके लिए मिल रहा था, बीसी पॉइंट के लिए, यानी बीसी पॉइंट के लिए उपकरण के लिए मिल रहा था और निपटान खाते के लिए मिल रहा था। अब मिलता कितना कितना है ये देखते हैं। तो उपकरणों के लिए तो कितने मिलते हैं, 50,000 रुपए जो है स्थापना ऋण आपको मिल रहा है परियोजना की से सहायता के रूप में। ठीक है, और निपटान खाते में आपको मिल रहे हैं कितने, 25,000 रुपए। तो अब आपको ये टोटल कितने हो गए, स्थापना ऋण कितना हो गया, 50,000 ये 25,000 ये, कुल 75,000 रुपए आपको इसमें स्थापना ऋण के लिए इतनी राशि मिलेगी। ठीक, जिनको जो बीसी सखी में चयन हो जाते हैं उनको आउटलेट सेट करने के लिए, आउटलेट स्टेब्लिश करने के लिए, स्थापना करने के लिए स्टार्टिंग में इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो किसकी बात हो गई, स्थापना ऋण की। अब आगे क्या देखेंगे, उनका मासिक मानदेय कितना क्या है। मासिक मानदेय के लिए प्रावधान है कि पहले 6 महीने 4,000 रुपए प्रति माह की दर से आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ कब तक सहायता करेगी परियोजना, आपको पहले 6 महीने करेगी। क्योंकि जैसे कभी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है अक्सर करके कि स्टार्टिंग में आपकी कमाई नहीं शुरू होती है तो खर्चे होते हैं, तो उस समय पर आपको एक छोटी सी राशि 4,000 रुपए प्रति माह के तौर पर आपको 6 महीने के लिए सहायता करेगी।
फिर मानते हैं कि 6 महीने में आप अपना आउटलेट इस तरीके से गांव में प्रचार उच्चार करके इस तरीके से उसको सेट कर लेंगे कि आप 4,000 से ज्यादा की कमाई भी उसमें करने लगेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे बताएंगे अभी हम। ठीक है, तो उसके बाद में क्या, फिर आप खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे तो आपको फिर परियोजना से सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए 6 महीने का टाइम पीरियड है। तो 6 महीने में 4,000 से कितने हो गए, 24,000 रुपए। तो कुल मिला के जो कुल मासिक मानदेय हो गया 24,000 रुपए। ठीक, चलिए अब कुल सहायता आपको कितनी होगी। अगर हम कुल सहायता की बात करें तो स्थापना ऋण और मासिक मानदेय 75,000 का तो आपको स्थापना ऋण मिला था और 24,000 का क्या मिल गया, मासिक मानदेय। तो कुल कितने हो गए, 99,000, यानी 1,000 कम 1,00,000 रुपए हो गए। तो यानी स्टार्टिंग में ही हर बीसी सखी पर इतने की तो सहायता परियोजना की तरफ से मिल ही रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। अब बात कर लेते हैं परियोजना से सहायता जो मिल रही है उसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ये तो हमने जान लिया कि कितने कितने मिल रहे हैं। ठीक है, और कुछ अन्य जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो समझते हैं क्या क्या है। कि इसमें क्या है, वित्तीय सहायता को 2 घटकों में विभाजित किया गया। आपको पता है स्थापना ऋण और मासिक मानदेय, ये तो अभी तक पता चली गया। कितना कितना मिल रहा है ये भी पता चल गया। 75,000 इसमें था, 24,000 इसमें था। स्थापना ऋण कितना था, 75,000। लेकिन इसका क्या है, 75,000 को आपको क्या करना है, पुनर्भुगतान करना है, यानी कि ये चुकाना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऋण है, लोन है। यानी स्टार्टिंग में आपको अपना काम बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ने आपकी पैसों से सहायता की थी। तो सहायता की है तो वो आपको उनको लौटानी है। जो लोन लिए दिया गया है आपको वो लौटाना है। वो कैसे लौटेगा, वो लौटेगा जो पुनर्भुगतान उसका करेंगे हम स्थापना का। वो क्या होगा, 1,000 रुपए की न्यूनतम, 1,000 से ऊपर की आप जितना चाहें उतने की किस्त बना सकते हैं, मासिक किस्त बना सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 1,000 रुपए की किस्त में उस पैसे को, 75,000 को चुकाना है। कहाँ पे चुकाओगे, जो आपका संबंधित ग्राम संगठन और CLF के को चुकाना है, वहां से फिर सरकार को वापस जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। पुनर्भुगतान 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक किस्त में हर बीसी सखी द्वारा BOCLF को दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कहां पे चुकाना है, अपने ग्राम संगठन और CLF में। ऑब्वियस सी बात है, आप समूह में देंगे या ग्राम संगठन और क्लस्टर वगैरह में पहुंचेगा वो पैसा। ठीक, उसके बाद में क्या है, जो इसमें जो 75,000 दिया है। अब बात है कि जो लोन आपको मिला है उसमें क्या है, कोई ब्याज है, तो इसमें कोई ब्याज नहीं है। आपको इनको ब्याज से मुक्त रखा गया है। तो जो भी मूलधन है सिर्फ उतना ही लौटा। सभी लोग यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे कि जो अभी नया शासनादेश आया है उसके हिसाब से जो अभी तक जो ऋण की राशि को ब्याज से मुक्त रखा गया था पहले, अब इसको 4%, मतलब 4%, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये ऋण दिया जाएगा। यानी कि जब भी आप इसको वापस करेंगे तो इस पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज आप अदा करेंगे। ठीक है ना, कहाँ पे, VO और अपने CLF को जब आप जमा करेंगे। ठीक है, तो ये जो 75,000 का जो है पुनर्भुगतान अब ब्याज से मुक्त नहीं रहा है। अब इस पर 4% वार्षिक ब्याज लगा दी गई, साधारण ब्याज। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इतना बदलाव अब आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर ऋण का ब्याज तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप समय से इसका पुनर्भुगतान नहीं करते या चुकाते नहीं है या लौटाते नहीं है या देरी से भुगतान करते हैं, उस पर आपको क्या है, जुर्माना लगेगा। ठीक है, जुर्माना कितना होगा, ₹100 प्रति डिफॉल्ट, यानी 100 रुपए का हर डिफॉल्ट पर। यानी अगर 1 महीने की किस्त, हर महीने की किस्त अगर नहीं लौटाते हैं समय से, तो कम से कम 100 रुपए का आप पर एक जुर्माना लग जाएगा। यानी 1,000 रुपए की किस्त थी, इस बार नहीं दिए तो 100 रुपए की पेनल्टी लग गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं मासिक मानदेय क्या है। 6 महीने में कितना मिला था, 24,000 रुपए। और ये क्या है, वास्तविक मानदेय के खिलाफ अग्रिम के रूप में माना जाएगा। यानी कि ये भी आपको लौटाना तो नहीं है 24,000 रुपए, लेकिन ये एडजस्ट होगा। एडजस्ट किस में होगा,
जो आपका आगे चल के 6 महीने के बाद में जो आपका कमीशन बनेगा उसमें धीरे धीरे करके बैंक द्वारा इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा अग्रिम के रूप में, क्योंकि ये क्या है कि स्टार्टिंग में आपको एडवांस के तौर पर ही आपको 24,000 रुपए हर 4,000 रुपए महीने की दर से आपको दिलवाए जा रहे थे। जब आपका बिजनेस सेट हो जाएगा तो धीमे धीमे इसका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अग्रिम के रूप में दिया गया है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं वित्तीय सहायता जो मिल रही है उसका फंड ट्रांसफर चैनल कैसे 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 रूट होकर उसका पैसा आएगा आपके पास में और आप कहां पे लौटाएंगे। ठीक है, जो जो अपना जो स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो ऑफिस है वहां से कहां पे आएगा, जिला मिशन प्रबंधन इकाई में। फिर वहां से आपके पास में आपके CLF या VO या जो आपका नामित नोडल VO होगा या नामित SHG के रूप में जो नोडल VO का काम कर रहे होंगे, अगर VO नहीं बना है तो ग्राम संगठन नहीं बना है तो उनके खाते में आएगा और वहां से किसको मिलेगा, वो BC सखी को मिलेगा। ठीक है, तो BC सखी क्या करेंगी, ऐसे ही इसको यहाँ पर अपना जब भी वापस से पुनर्भुगतान का टाइम आएगा तो ये यहाँ पर अपना वापस कर देंगे। ठीक, तो ये तो रहता है चैनल की बात। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कमीशन की, जो मेन इस वीडियो का पॉइंट है। इसका आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि कब कमीशन की बात है, कब लेन देन की कितनी कमाई हो पाती है, क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कमीशन की। तो कमीशन की बात करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं कमीशन के बारे में, क्या होगा, क्या जानकारी है, कैसे कमीशन बनता है। ठीक है ना, तो कर लीजिए। 10 सेकंड का समय लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लें। चलिए, उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हमारे और भी बहुत से चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वीडियोस के माध्यम से। ठीक, तो और आगे भी आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो इंफॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इनको कमीशन क्या है। तो BC सखी के रूप में अगर काम करते हैं तो गतिविधियों यानी कि यह क्या था, बिजनेस था, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है, आपको एक कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं यह कमीशन कितना मिलेगा। अब देखो इस पे कमीशन एकदम निश्चित नहीं है, बट एक आइडिया मैं आपको बताऊंगा कितना कितना क्या है, कैसे कैसे मिलता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब वो भी देखते हैं आगे। कमीशन क्या है, बैंक से बैंक में भिन्न होता है, वरना हर बैंक का अपना एक निश्चित फॉर्मेट है कि हम इतने काम पर इतना कमीशन देंगे, जो भी होगा। तो वो बैंक से बैंक पर निर्भर करेगा, जिस बैंक के आउटलेट आपको मिल रहा है या जिस बैंक के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा, उस बैंक से क्या है आपका कमीशन तय होगा। ठीक है, और वो क्या रहेगा, जो आपकी काम की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे क्या है, काम कौन से है, जैसे कि लेन देन कितना किया है, वहां पे मात्रा में कितने पैसे जमा कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, वो सारे कितने खाते खोले गए यार, कितनी चीजें। तो बहुत सारी चीजें जिनके काम के ऊपर, जो काम पहले भी हम बता चुके हैं, कितनी बैंकिंग सर्विसेज थी, सेवाएं थी, उन सभी के ऊपर से आपका यह कमीशन तय होगा, और जो कि हर बैंक का अलग अलग होगा। अब कमीशन के भी 2 घटक होते हैं। ठीक है, कमीशन जो आप कमाई करेंगे, जो अर्जित करेंगे, वो 2 रूप में होगी। ठीक है, कौन कौन से, एक तो निश्चित घटक होता है या निश्चित राजस्व बोल लीजिए, राजस्व, और चर घटक होता है परिवर्तनीय राजस्व। मतलब एक निश्चित है, मतलब ये निश्चित घटक में क्या होगा, एक फिक्स कमीशन होगा, फिक्स कमीशन के लिए, या इसको कह लीजिए मानदेय। ठीक है, यानी फिक्स है, इतना मानदेय आपको मिल रहा है या इतने पैसे आपको मिल रहे हैं। और ये चर घटक क्या है, ये परिवर्तनीय, मतलब ये फिक्स नहीं है। ये क्या है, जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से इस पर क्या है, कमीशन आपको मिलेगा अर्जित। तो इसलिए
इसको क्या बोलते हैं, जो बीसी सखी को मानदेय सहायता इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें छोटा सा पार्ट एक फिक्स है तो इस वजह से इसको मानदेय, वैसे क्या है इसमें कमीशन है, तो इसीलिए ना तो पूर्ण रूप से इसको बोल सकते हैं कि बीसी सखी को मानदेय ही मिलेगा, ना ही ये बोल सकते हैं कि उसका एकदम से पूरा कमीशन है। कमीशन तो बोल सकते हैं क्योंकि उसमें बस इतना फर्क है कि उसमें एक छोटा सा पार्ट उसका फिक्स है, ठीक है, वो कितना है वो जान लेते हैं, ठीक, हालांकि वो भी बैंक पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो कमीशन की बात करते हैं। जो निश्चित घटक है, यानी बैंक क्या है वो देती है लगभग 2500 से लेके, कम से कम 2500 से लेके लगभग 4000 तक, 2500 से लेके लगभग, एक आइडिया है कि सारे बैंकों का जो है सीमा के एक निश्चित घटक के रूप में 2500 से 4000 तक, तो आपको निश्चित राशि आपको बैंक से मिलेगी ही, ठीक। उसके बाद में आपके अगर उसकी बात करें कि कमीशन के रूप में, काम के रूप में कितना कमाते हैं, तो वो भी फिक्स होता है कि आपको 2000 से लेके 5000 रुपए तक आप कितना कर सकते हैं, ये कमीशन के रूप में जो है चर घटक है, इतना एक्स्ट्रा आप में जितना काम करेंगे उस हिसाब से मिलेगा, नहीं ये तो फिक्स हो गया 2500 से 4000, और इतना और आप काम करके उसको बढ़ा सकते हैं 2000 से 5000। तो अगर कुल बात करें तो आप कम से कम लगभग जो है 4500 रुपए तक की आमदनी बनती है महीने की, और जो अगर अच्छा काम करते हैं आपको 9-10 हजार रुपए तक। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स है, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका 5000 से ऊपर भी जा सकता है अगर काम अधिक होगा तो, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो फिर भी एक ऑन एन एवरेज आइडिया, अगर आप औसत तौर पर भी काम करते हैं तो लगभग इतनी आपकी कमाई बनेगी हर महीने की, यानी एक बीसी सखी की इतनी कमाई बन सकती है अपने बिजनेस से, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे लगा या इससे भी अधिक कार्य करने के ऊपर निर्भर है, अधिक करेंगे तो अधिक भी हो सकता है, इससे भी अधिक हो सकता है, जो कि आपके कार्य करने के ऊपर है। तो लगभग कितनी आपका कमीशन हो जा रहा है, 4500 और 9000। इसीलिए सरकार ने जो अग्रिम में मानदेय दिया था 4000 की, कम से कम इतना तो आपका 6 महीने बाद में बनने की उम्मीद है, तो 4000 की आपकी सहायता करी थी, वो धीरे धीरे करके इन्हीं में धीमे धीमे एडजस्ट हो जाएगा, वो एडजस्ट होने के बाद में आपका फुल कमीशन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया? चलो अच्छी राशि है ना वैसे, हाँ अच्छा है महीने का औसत, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं औसतन, अगर औसत लगाएं एक सखी का, वो तो काम करने के ऊपर डिपेंड होगा और बैंक से बैंक पे निर्भर करेगा, किस बैंक में कितनी काम करने पे कितना मिलता है, ठीक। फिर भी एक अंदाजा आइडिया आपको लग गया। औसतन एक सखी क्या है, प्रारंभिक अवधि के दौरान 3 से 4000 की अनुमानित राशि अर्जित कर सकती है, जो कि हम बोल रहे हैं अगर ये भी नहीं मिले, ये कुछ मिला के तो कम से कम इतने मानते हैं स्टार्टिंग में भी, और जो कि धीरे धीरे क्या है, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा, जब आप प्रचार प्रसार करेंगे गांव में, जितना अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे, कस्टमर बढ़ा लेंगे अपना, जो सारे कार्य मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, फिर क्या है वो धीरे धीरे औसतन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 से 10,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ जाएगा, ठीक है। और इससे भी ऊपर जा सकता है, ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे वो डिपेंड करता है आपके बैंक पे और आपके काम करने पे। तो ये तो रही कमीशन की बात का, 6000 से 10,000 या इससे भी अधिक एक बीसी सखी अपना कमीशन बना सकती है महीने के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दिया होगा। तो आज के वीडियो में तो इतना ही है, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका कौन सा रह जाता है, अभी तो देख सकते बहुत सारे हैं जो वीडियोस आने वाले हैं, लाइनअप है। ग्राम संगठन के बारे में भी हम कुछ वीडियो बनाने वाले, ग्राम संगठन की पुस्तकें वगैरह कैसे लिखते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको आगे की वीडियो में मिलेगा, बैंक के बारे में मिलेगा, एमसीक्यू गणना वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियो हैं पाइपलाइन में, जो कि हम धीरे धीरे एक एक करके बनाते जाएंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी आगे आने वाले वीडियो हैं उसके आपको लाभ मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद करता हूँ आप इससे अपना कुछ ना कुछ, ये जो जानकारी है इससे आप अपना फायदा उठाएंगे, अपने आजीविका संवर्धन के आपके काम में आएगी। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।